असल में आरक्षण कोई गरीबी निवारण साधन नहीं है कि ये गरीबी दूर करने के लिए लाया गया था, या यह नौकरी देने का जरिया नहीं था कि आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि जो पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां उनको नौकरी मिलेगा सरकारी और उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। आरक्षण से कितने लोगों को नौकरी मिल जाती है, कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी? आरक्षण के तहत जो है जितनी सरकारी नौकरियां होंगी उतनी ही तो बटेंगी। क्या इससे पूरे समाज का विकास हो जाएगा? अनुसूचित जाति जितने हैं सब लोग वहां पर लाभान्वित हो जाएंगे, सारा ओबीसी लाभान्वित हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो आरक्षण का उद्देश्य ये नौकरी बांटना नहीं था, आरक्षण का उद्देश्य गरीबी दूर करना नहीं था, कुछ और बड़े उद्देश्य थे। और वो बड़े उद्देश्य क्या थे, पहले एक बार उसको हम समझते हैं। असल में आरक्षण का मूल उद्देश्य सामाजिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। सामाजिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? यानी जो वंचित समुदाय है उसमें से कुछ लोगों को सार्वजनिक जीवन में लेकर आना, उस चेहरे को वहां से उठाना और यहां सार्वजनिक जीवन में लाना, जिससे जो समाज का वंचित तबका है उसके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना आए कि हमारे बीच से अगर कोई निकलकर वह बड़े पदों पर, अच्छे पदों पर जा सकता है, बेहतर जीवन जी सकता है, तो हम भी जी सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों यहां पर जरूरी था? असल में जब देश आजाद हुआ तो आपको मालूम है हमारे पास संसाधन बहुत सीमित थे। हमारे पास विकल्प क्या था? हमारे पास विकल्प था कि समाज का जो वंचित तबका है अगर इसको आगे लेकर चलना है, अगर इसकी स्थिति में सुधार करना है, जो लंबे समय से यहाँ छुआछूत से लेकर तमाम तरीके की सामाजिक निर्योग्यताओं से पीड़ित थे, अगर हमें उनकी स्थिति में सुधार करना था तो एक तो तरीका यह था कि हम बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सुविधा उनको देते और उनकी स्थिति में बदलाव वहां पर आ जाता। और दूसरा तरीका यह था कि जो जातिवादी भेदभाव था उनको लेकर कानून कठोर से कठोर बनाकर उन कानूनों से वो भेदभाव खत्म कर दिया जाता और उनको वैसे ही समानता दे दी जाती जैसे सब लोगों को। यानी सरकारी नौकरी का वैकेंसी निकला, सबके लिए समान है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी का चाहे रिजर्व, मतलब कोई पिछड़ा और अगड़ा वहां पर परिभाषा ही नहीं रखे, सबके लिए इक्वल प्लेटफॉर्म, जो योग्य होगा वो वहां पर आगे निकल जाएगा। लेकिन समस्या ये था कि हमारे यहाँ समाज का एक तबका ऐसा था जो वहां पर अधीनता की भावना से ग्रसित था। लंबे समय से उसका ऐसा ऐतिहासिक शोषण हुआ था कि उसका आत्मविश्वास खुद से खत्म हो चुका था। वह मानकर बैठा था कि उसकी स्थिति में, उसके जीवन में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आने वाला। इसीलिए जो ओबीसी, एससी, एसटी थे वह अपने परिवार में अपने बच्चों की शिक्षा पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शिक्षा मिल भी जाएगी तो इससे कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। और उस वक्त गरीबी का आलम यह था कि वो अपने बच्चों को बाल मजदूर बनाने पर ज्यादा वहां पर इंटरेस्ट लेते थे कि आय का एक साधन होगा। तो एक तो खुद वहां पर परिवेश ही नहीं था, वह कभी शिक्षा उसे मिली नहीं, शिक्षा से वह वंचित रहा, तो न शिक्षा का महत्व जानता था और न ही वहां पर वह आत्मविश्वास था कि हमारे बच्चे शिक्षित हो भी सकते हैं। क्योंकि हम मान के चलते, ये अधीनता की मानसिकता होती है, मेंटेलिटी ऑफ सबऑर्डिनेशन होता है। और दूसरी तरफ हमारे यहां पर यह समस्या थी कि जो उच्च जातियां थीं वह इतनी ओपन हार्टेड नहीं थी कि सबको स्वीकार कर ले। जब हमारे यहाँ 1955 में छुआछूत उन्मूलन कानून बना तो क्या आपको लगता है कि एक झटके में कानून बना और छुआछूत खत्म हो गया पूरे भारत में? अभी कुछ सालों पहले तक हमारे देश में छुआछूत बड़े स्तर पर, कानून होने के बावजूद बड़े स्तर पर देखा जाता था। आज छुआछूत के बंधन कमजोर हुए हैं, खासकर शहरों में, लेकिन आपको ऐसे उदाहरण गांवों में अभी भी मिल जाएंगे जो छुआछूत वहां पर प्रदर्शित करते हैं। अलग से बर्तन वहां पर निकले हुए, वहां पर जो अस्पृश्य जातियां हैं वो कुओं का पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या इन स्थानों पर नहीं जा सकते, उस स्थानों पर नहीं जा सकते, ऐसे नियम आज भी आपको कहीं कहीं यदा कदा मिल जाएंगे। और पहले तो यह सामाजिक प्रचलन था। तो कानून बनाकर स्थिति नहीं बदलने वाली थी, न उच्च वर्ग की सोच बदली जा सकती थी और न निम्न जातियों की सोच बदली जा सकती थी कि उनके अंदर वह विश्वास आए। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कि उनके जीवन में एक 360 डिग्री का चेंज वहां पर आ सके, और यह प्रतिनिधित्व के द्वारा ही हो सकता था अगर उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता। अब इसका उदाहरण थोड़ा सा अगर देखें तब इससे समझ में आएगा। जैसे आज भी हमारे समाज में लैंगिक विषमता तो है ही, आप सभी लोग इससे अवगत हैं। अब अगर सोचिए कि एक बच्ची जो है वह अपने घर पे कहती है कि मुझे पीसीएस की तैयारी, आईएएस की तैयारी करनी है और मुझे बाहर जाना है, प्रयागराज जाना है, तैयारी करना है। कई बार माँ बाप जो है वहां पर बड़ा कठोर बनते, मजबूत बनते, मतलब अपने को करते हैं कि चलो ठीक है बच्ची को भेजते हैं, इसका मन कर रहा है तो उसको पढ़ाते।
लेकिन कई बार रिश्तेदारी जो है वहां पर बहुत से लोग जो है सुझाव देते हैं कि अरे क्या आप पागल हो गए हैं भैया, कि वहां पर भेजेंगे, उनकी लड़की गई हुई थी वहां भाग गई, उसने शादी कर लिया, बड़ा नाम खराब हो जाता है। तमाम तरीके के वहां पर होती हैं चीजें जो कहते हैं कि आप अपनी बच्चियों को आगे मत बढ़ाइए, अपनी बच्चियों को पढ़ाइए मत। ऐसे भी लोग उदाहरण के रूप में मिल जाते हैं। फिर भी मान लीजिए कि माँ बाप ने बच्चियों को अपने जो है पढ़ने के लिए यहाँ पर भेज दिया। अब इनमें से जितनी भी बच्चियां हैं, कल को इनमें से अगर कोई सफल हुआ तो जैसे ही सफल होगा अखबारों में पहला पेज जो है वहां छप जाएगा कि बच्चियों ने नाम रोशन किया, माता पिता की तस्वीर, इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें छपनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसी के साथ एक बड़ा बदलाव आ गया। बदलाव क्या आया कि वही चाचा जी जो ये कह रहे थे पिताजी से उनके कि भैया आप जो है बच्ची को मत भेजिए, बहक जाएगी, गलत रास्ते पे चली जाएगी, आप ये जो है जग हसाई वाला काम मत करिए। वही चाचा जी उस बच्ची को फोन करेंगे और कहेंगे कि बेटी जब तुम 2 साल की थी तुमको याद भी नहीं होगा, तुम जो है अपनी माँ की गोद में थी, तब हमने भाभी से कहा था कि एक दिन हमारी बिटिया बड़ी अधिकारी बनेगी। अचानक सोच बदल जाती है। ये सोच उस पूरे परिवार में बदलेगी। अब वही चाचा जी जो हैं या वही रिश्तेदार अपनी बच्चियों से कहेंगे कि देखो वह जो है, वह बच्ची तुम्हारी दीदी जो है वह इतनी बड़ी अधिकारी बन गई है, तुमको भी ऐसी अधिकारी बनना है, नाम रोशन करना है। अचानक उस परिवार का शैक्षिक परिवेश बदलने लगता है। और केवल परिवार का नहीं, आसपास वह मोहल्ला वह गांव उसकी सोच बदलने लगती है। आप में से जितने लोग जहां जहां से आए, आप में से कई लोग ऐसे गांव से ऐसे मोहल्लों से आए होंगे जहां आज तक एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, जहां शिक्षा का माहौल नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ उसके बाद देखिएगा आप रोल मॉडल बन जाते हैं अपने क्षेत्र के, और लोग आपका उदाहरण देना शुरू कर देते हैं और आपका ही अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हरियाणा राज्य है। हरियाणा में कुछ साल पहले तक सेक्स रेशियो 850 के लगभग हुआ करता था। भ्रूण हत्या के लिए जाना जाता था, जहां पर महिला विरोधी सोच बहुत मजबूत देखी जाती थी। लेकिन उसी हरियाणा राज्य में जब गीता बबीता फोगाट या साक्षी मलिक जैसी लड़कियां बाहर निकली और वैश्विक स्तर पर ओलंपिक से लेकर अलग अलग खेलों में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया और पूरे भारत का गौरव बढ़ाया, और अपना गौरव बढ़ाया तो बढ़ाया, अपने माँ बाप का गौरव बढ़ाया, तो हरियाणा के जितने भी माँ बाप थे उनकी सोच जो है वो बदलनी स्टार्ट हो गई। और यह जो सोच बदलनी स्टार्ट हुई, बेसिकली यह सोच किस आधार पर बदल रही थी? यह सोच इस आधार पर बदल रही थी कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। ये जो दंगल का डायलॉग था ये डायलॉग नहीं था, ये उस समाज के बदलाव को बता रहा था। और उसका एक बड़ा परिणाम क्या देखने को मिला कि आज हरियाणा का सेक्स रेशियो लगभग 950 पहुंच रहा है। ये अंतर एक दशक में आया है। और ये इसका कारण क्या था? रोल मॉडल। ये जो सोशल रिप्रेजेंटेशन था, ये सामाजिक प्रतिनिधित्व था, इसने जो है वह सोच बदल दी उस समूह को कि अब कैसे हमें अपने आप को देखना है। तो अगर आरक्षण दिया जाना था तो इसका उद्देश्य था कि वंचित तबकों में से कुछ चेहरे जब निकलेंगे तो उस समुदाय के अन्य लोगों पर एक सकारात्मक असर पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि हमें भी अब इस रास्ते पर क्या है, चलना चाहिए, हमें भी अब शिक्षा के लिए अपने आप को जागरूक करना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा। ये एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वह उस पूरे समुदाय पर दिखाई देता है। ये उद्देश्य यहां पर था। इससे उनके अंदर जो अधीनता की भावना थी वो खत्म होती, उनके अंदर आत्मविश्वास आता कि हमारे बच्चे भी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वह उत्साह वह प्रेरणा थी नहीं। तो एक तो मकसद ये था। दूसरा मकसद था कि केवल वंचित वर्गों की सोच अपने प्रति न बदले, बल्कि जो उच्च जातियां हैं उनकी भी सोच बदले। आप सोचिए, एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर वो डीएम एसडीएम बन जाते हैं, और मान लीजिए कि उनका पेशकार जो है वह कोई उच्च जाति का व्यक्ति है और उनके पास फाइल लेकर जाएगा, तो फाइल जब उनको हाथ में देगा और उनके हाथ से लेगा तो क्या गंगा जल लेकर उसको पहले धोएगा और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेगा? मजबूरी हो जाएगी कि उनके साथ काम करना है तो चीजें टच होंगी तो टच होना ही पड़ेगा। अनटचेबिलिटी तो यूं ही खत्म हो जाएगा। अगर प्रतिनिधित्व बढ़ा तो यहां पर मजबूरी में सामाजिक स्वीकार्यता लानी पड़ेगी, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और धीरे 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 उच्च जातियां वह उनके प्रति जो है वह नरम होंगी और उनके प्रति सकारात्मक सोच रखेंगी। ये आरक्षण का बेसिक मकसद यहां पर ऑब्जेक्टिव था। आरक्षण का उद्देश्य केवल यह नहीं था कि सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, एक और उद्देश्य था इसका। उद्देश्य उद्देश्य यह था कि यह सामाजिक सशक्तिकरण का जरिया था। अब आप कहेंगे सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब क्या है? तो असल में अगर किसी वंचित वर्गों का उत्थान करना है तो सरकार के 3 दृष्टिकोण होते हैं उत्थान के।
एक तरीका होता है कल्याण का दृष्टिकोण, एक विकास का दृष्टिकोण और एक सशक्तिकरण का दृष्टिकोण। कल्याण का दृष्टिकोण ये कहता है, वेलफेयर अप्रोच, कि जो उनकी नीड्स है वो नीड्स पूरी कर दी जाए, रोटी कपड़ा मकान सुविधा उनको दे दिया जाए। तो सरकार ये तो पहले दिन से कर रहा है, खाद्यान्न वितरण, रोजगार, जो हल्के फुल्के रोजगार है वो सबको देना, ये सरकार तो बहुत दिनों से करता आ रहा है। तो हमारा पहले जो अप्रोच था वो कल्याण का था कि वंचित तबकों की जरूरतों को पूरा कर दिया जाए। लेकिन यह जो दृष्टिकोण है यह बहुत ही ज्यादा संकीर्ण और संकुचित है, क्योंकि इसमें क्या है कि उस समूह की निर्भरता हमेशा सरकार पर बनी रहेगी कि सरकार देगी तभी हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तो दूसरा दृष्टिकोण क्या है? विकास का। विकास क्या कहता है? विकास कहता है उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए, इतनी कैपेसिटी बिल्ड कर दी जाए कि वो खुद इनकम जनरेट कर सके और सरकार पर निर्भर न रहे। वह रोटी कपड़ा मकान अपना खुद से व्यवस्थित कर सके, और यह उनके लिए डिग्निटी वाली भी बात होगी कि हम किसी पर निर्भर नहीं, अपनी जरूरतें हम खुद पूरी कर रहे हैं। तो यह जो विकास का दृष्टिकोण है तब आएगा जब उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, जब उद्यमशीलता की संस्कृति का विकास होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, तब यहां पर उनका उत्थान होगा। तो विकास का दृष्टिकोण, तो शुरुआती दौर में कल्याण का दृष्टिकोण हमने रखा, फिर हमने विकास का दृष्टिकोण रखा, लेकिन हाल फिलहाल हमारा अप्रोच सशक्तिकरण का है। और सशक्तिकरण का मतलब होता है नीति निर्धारण में भागीदारी बढ़ाना, यानी केवल उनकी क्षमता का विकास नहीं करना है। जो सार्वजनिक जीवन में नीतियां बन रही हैं सरकार के स्तर पर, अन्य क्षेत्रों में जो नीतियां बन रही हैं, उन नीतियों में उनकी भागीदारी, क्योंकि उनकी भागीदारी नहीं होती, जो वंचित तबका है वह नीतियां नहीं बनाता है। महिलाएं अपने जीवन के बारे में कभी खुद उन्होंने निर्णय लिया, खुद अपनी नीतियां बनाई। यहां पर जितनी भी प्रथाएं शुरू हुई, चाहे वो सती प्रथा हो, विवाह हो, परिवार में कोई भी व्यवस्था हो, यह निर्णय कौन लिया? ये पुरुषों ने लिया, वंचित तबके ने नहीं लिया। अनुसूचित जातियों ने ये जो पूरी सामाजिक व्यवस्था क्या अनुसूचित जातियों ने बनाई थी, या उनसे पूछा गया था कि हम तुमको ये वाला काम दे रहे हैं, तुमको ये काम अच्छा लग रहा है? ये तो बनाया किसी ने ना, जिसके पास शक्ति थी, संसाधन थी, उन्होंने वह व्यवस्था वहां पर बनाई। तो यह जो व्यवस्था बनाई गई उसमें उनकी भागीदारी नहीं थी। अब अगर उनका विकास करना है तो उनकी भागीदारी वह नीति निर्धारण में करनी होगी। और ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब सरकार नीतियां बनाने जा रही है तो जिन वर्गों के लिए नीतियां बना रही है उनसे बेहतर उनकी समस्या और उसका समाधान कोई नहीं जानता है। आप पुरुष हैं, आप एम्पैथेटिक हो सकते हैं महिलाओं के लिए, आप महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी नीतियों का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप नहीं समझ सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी मेन कंसर्न क्या है, जिन पर हमें कानून बनाना चाहिए और कैसे कानून बनाए जाएं और कैसे इंप्लीमेंट किए जाएं। अगर महिला खुद कानून बनाना शुरू कर दे, अगर वह संसद में बैठी हो, वह प्रस्ताव रखे, तो वह ज्यादा इंपीरिकल होगा, क्योंकि वह उसका अपना दर्द होगा, वह उसकी अपनी खुद की समस्या होगी। यही स्थिति अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सबके लिए है कि अगर इनको हम यहां भागीदारी बढ़ाते हैं तो यह नीति निर्धारण में इनकी भूमिका बढ़ेगी, तो सरकार बेहतर नीतियां बना पाएंगी और जल्द से जल्द इन वर्गों का उत्थान और विकास संभव हो पाएगा। तो एक बड़ा उद्देश्य यह भी था। तीसरा बड़ा जो कारण यहां पर देखने को मिला वह था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। और सामाजिक न्याय का मतलब यहां पर क्या था? सामाजिक न्याय का मतलब यह था कि समाज से जो लोग कटे हुए हैं उन लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए। बहुत लंबे समय से हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग वह समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ था, बाकी लोग जो रफ्तार से विकास कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, एक वर्ग ऐसा था जो पीछे रह चुका था। अब अगर उसको हम नहीं जोड़ते हैं तो यह देश के लिए तो कतई सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? अगर हमने उनको पीछे ही रहने दिया तो लंबे समय तक तो ठीक था, पहले ऐतिहासिक रूप में जब वहां नियंत्रण बहुत ज्यादा हुआ करता था, 1950 में संविधान आ चुका था, लोकतंत्र आ चुका था, अनुसूचित जातियों जनजातियों में भी चेतना का विकास हो रहा था, और यह जो चेतना का विकास हो रहा था अब शोषण को स्वीकार नहीं करता। अगर उनका शोषण उसी तरीके से होता रहता, छुआछूत उसी तरीके से होती रहती, तो इसकी प्रतिक्रिया हिंसक भी हो सकती थी, और हमारे यहाँ नक्सलवाद जो कुछ राज्यों तक सीमित था वह पूरे पैन इंडिया के स्तर पर बढ़ सकता था। अगर संविधान पे, अगर सरकारों में अनुसूचित जातियों जनजातियों अन्य तबकों का भरोसा नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में सामाजिक अन्याय की स्थिति वह उन्हें हिंसक होने के लिए प्रेरित कर सकती थी। लेकिन यह एक बड़ी उपलब्धि आरक्षण की है कि हमारा जो वंचित तबका रहा है हमने उनको इस समाज में जोड़ा है, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तरीके से
वहां पर उनको सरकार और संविधान पर उनका भरोसा मजबूत हुआ है। उस मजबूती का बहुत बड़ा कारण आरक्षण है। तो आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय को लेकर आना था, जिससे जो समाज का वंचित तबका है उसका संविधान पर, उसका सरकार पर भरोसा हो कि यह हमारा ही संविधान, यह हमारा ही सरकार है और वह इससे जुड़ सके। आरक्षण का मूल उद्देश्य यही था कि हम यह इस सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज का एकीकरण कर सके। जो वंचित तबका है वो उसको लगे कि यह हमारा ही सोसाइटी है, वह अपने को अलगावित एलिनेटेड फील न करे। इससे समाज का एकीकरण और राष्ट्र का एकीकरण होता और एक बेहतर भारत का निर्माण यहां पर हो पाता। अब सवाल यह है कि ये आरक्षण नीति के बेसिक ऑब्जेक्टिव रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य को पाने में आरक्षण कहां तक सफल रहा। अगर हम आरक्षण की उपलब्धियों की बात करें तो विगत 73 वर्षों में संविधान लागू होने के बाद, जब से आरक्षण नीति लागू हुआ है 1950 में, तब से अगर हम आज तक की स्थिति की बात करें तो आरक्षण ने बड़े स्तर पर बदलाव लाया है, बड़े स्तर पर। और यह जो बदलाव लाया है इसको हम एक मूक क्रांति, साइलेंट रिवॉल्यूशन के रूप में देख सकते हैं। यह मूक क्रांति क्या है? इसने पूरे समाज का रूपांतरण कर दिया और बिना किसी हिंसा के, बिना किसी हथियार के, यह लोकतांत्रिक तरीके से हमने अपने समाज को बदल दिया। मतलब क्या था? हमारे समाज में परंपरागत रूप में शक्ति संरचना जो थी वह कुछ लोगों के हाथों में शक्तियों को देकर रखी थी। कुछ ही लोगों के पास शक्तियां थी। महिलाएं नेतृत्वकर्ता कभी नहीं रही हैं, अनुसूचित जातियां नेतृत्वकर्ता नहीं रही, अनुसूचित जनजातियां नेतृत्वकर्ता नहीं रही। तो यहां पर इस समाज में आरक्षण ने ऐसे नए लीडर को इमर्ज कराया जो कल तक लीडर नहीं थे। और अमूमन शक्ति संरचना हिंसक तरीके से बदलती है। हमारे देश में अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से शक्ति संरचना में उन वर्गों को भी नेतृत्वकर्ता के रूप में हमने स्थापित किया जो कल तक नेतृत्वकर्ता नहीं थे। आज वो अलग अलग क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। आज आरक्षण का ही ये परिणाम है कि सार्वजनिक क्षेत्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, आपको ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, हर वर्ग का व्यक्ति वहां पर दिखाई देता है। यानी डाइवर्सिफिकेशन हमारा जो है यह सुनिश्चित हो पाया है, विविधीकरण हमारा सुनिश्चित हो पाया है। इसमें रिजर्वेशन का बड़ा रोल है। आरक्षण ने इन पिछड़ी वंचित जातियों के अंदर अधिकार बोध को मजबूत किया है, उनको सजग बनाया है, उन्हें जागरूक बनाया है, उन्हें चेतनामय बनाया है, उनका आत्मविश्वास उनके ऊपर आया है। इसकी वजह से अब हम देख सकते हैं कि जो वंचित तबका है वह भी विकास की धारा में अपने आप को शामिल कराने के लिए खुद को प्रेरित कर रहा है। वहां पर शैक्षिक परिवेश बदल रहा है, वो भी अपने बच्चों को अब बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है जो हम देख सकते हैं। इस आरक्षण ने जातिगत बंधनों को बड़े स्तर पर कमजोर किया है। आज अस्पृश्यता के बंधन अब उस तरीके से नहीं है जो पहले हुआ करते थे। इस क्लास में आप सभी लोग बैठे हुए हैं, आपके बगल में कौन बैठा हुआ है आपको नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है कि वह अछूत जाति का है या अछूत जाति का है, क्या होता है। ये सारी चीजें आप न जानना चाहते हैं और न ये आपके विचार में है। यह बदलाव अगर आया है तो इसमें आरक्षण का एक बड़ा बदलाव, ये बड़ा कारण है, क्योंकि इस आरक्षण की वजह से यहाँ पर बहुत से ऐसे वंचित तबकों के बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हैं, जिनके अंदर यह आशा विश्वास है कि हम भी इन नौकरियों में हमारा भी प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो आरक्षण वह आकर्षित कर रहा है और उनके विकास का एक बड़ा जरिया बन रहा है। इस आरक्षण ने जो एक बड़ा काम किया वह सामाजिक एकीकरण का था। जैसा हमने कहा कि जो वंचित तबका था उसका भरोसा, उसका विश्वास सरकार पर मजबूत हुआ है, सरकार की वैधता प्रभावी हुई है और ऐसा उन्हें लग रहा है कि सरकार जो है उनके लिए काम कर रही है, संविधान उनके पक्ष में वहां पर काम कर रही है। तो इससे उनका शासन पर, संविधान पर जो विश्वास है वह मजबूत हुआ है। यह आरक्षण की बड़ी सफलता को यहां पर बताता है। इस आरक्षण ने जो एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन किया है वह सकारात्मक परिवर्तन किया है कि जो इनके सामाजिक आर्थिक संकेतक थे, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में जो आज तक बहुत पिछड़े थे, आज इनके शिक्षा का स्तर, आज इनकी एजुकेशनल पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे, एकेडमिक पार्टिसिपेशन देखेंगे, लिटरेसी रेट देखेंगे, हेल्थ इंडिकेटर देखेंगे, तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, ओबीसी सबका जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक जो संकेतक रहे उनमें सुधार देखा गया है और बड़े स्तर पर सुधार देखा गया। 1950 से 2023 में हम बड़े स्तर पर यह बदलाव यहां पर देख सकते हैं और निश्चित रूप से इन सारे बदलावों के लिए, परिवर्तनों के लिए आरक्षण नीति को के लिए थैंकफुल होना पड़ेगा कि आरक्षण नीति ने एक बड़ा बदलाव यहां पर किया है। लेकिन यह एक सच है, एक पक्ष है।
यह सकारात्मक रूप में आरक्षण की जो अच्छाइयां हैं उसे तो हमें एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है और वह यह है कि आरक्षण जो है वह कहीं ना कहीं अपने प्रतिकूल प्रभाव को लेकर भी आया है। आरक्षण ने जो है एक नए तरीके की समस्या को उत्पन्न किया है। जिस उद्देश्य से आया था आज कहीं वह विचलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह क्यों दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है? असल में सामाजिक न्याय मूल मुद्दा था कि सोशल जस्टिस, आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया बनेगा। आज यही आरक्षण सामाजिक विभाजन का कारण बन चुका है। जो आरक्षण जातिवाद के बंधनों को कमजोर कर रहा था वही आरक्षण जातिवाद की भावना को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से सामान्य वर्ग के बच्चे, जो अनारक्षित वर्ग के बच्चे हैं, उनके अंदर यह भाव बड़ा मजबूत है कि यह मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है, योग्यता के खिलाफ है। हम अधिक योग्य होने के बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। उनका तर्क है कि यह रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है, यह उल्टा भेदभाव है कि पुरानी पीढ़ियों ने अगर कोई गलत किया था अगर वंचित वर्गों के साथ, तो अब जो है हमारे साथ गलत हो रहा है कि हम यहां पर तमाम जो है क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें वो हक नहीं मिल पा रहा है जो हमारा है। तो ऐसी स्थिति में एक वर्ग में कुंठा, हताशा आएगी और वह कहीं न कहीं जातिगत भावनाओं को मजबूत करती है। और जब भी आरक्षण का मुद्दा आएगा तो यह आरक्षण का मुद्दा दोनों पक्षों की तरफ, जो आरक्षण के समर्थक हैं, जो आरक्षण के विरोधी हैं, इनको बड़े स्तर पर भ्रम की स्थिति में लेकर आएगा। जैसे मान लीजिए कि आरक्षण की समीक्षा की बात अभी उठे और यहां पर पूछा जाए, जो आरक्षित समूह है, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनसे पूछा जाए कि आरक्षण कब तक होना चाहिए आरक्षण, तो वहां पर जवाब क्या होगा? जब तक समानता की भावना न आए। और जब तक समानता 1000-2000 साल तक नहीं आएगी तब तक आरक्षण कंटिन्यू रहना चाहिए। असल में जवाब बड़ा स्पष्ट है। जवाब स्पष्ट यह है कि आरक्षण खत्म होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण के मुद्दे पर किसी तरीके, दोनों पक्ष हैं। एक पक्ष जो है वो ये मान रहा है कि आरक्षण को खत्म किया जाए और एक मतलब आरक्षण गैर जरूरी है, और एक पक्ष ये कह रहा है कि आरक्षण कभी नहीं खत्म होना चाहिए, आरक्षण को हमेशा अस्थायित्व मिला रहना चाहिए। यही तो जातिवादी भावनाएं और यह वोट बैंक की राजनीति के रूप में यहां पर आ रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति कैसे बन रहा है? असल में आरक्षण नीति को सही तरीके से लागू करके वंचित वर्गों का विकास करना था, लेकिन आज भी वंचित वर्गों में अनेक समूह आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। अभी भी उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति वैसी है जैसे पहले हुआ करती थी। बहुत वर्गों का, कुछ लोगों का बड़ा उत्थान हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों का उत्थान नहीं हुआ है। ये जो आरक्षण है ये कुछ विशेष जातियों और परिवारों तक सीमित होकर रह गया है। वही बार बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ओबीसी में सभी ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे, एससी एसटी में सभी एससी एसटी आरक्षण का लाभ नहीं पा रहे, और इसके संबंध में हमारी नीतिगत जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो हम विचार भी नहीं कर रहे, हम बना भी नहीं रहे। तो ये अपने आप में जो मूल उद्देश्य था उससे विचलन दिखाता है, क्योंकि इस तरीके से तो आरक्षण कंटिन्यू बना रहेगा। अब सवाल ये है कि आरक्षण नीति में होना क्या चाहिए था। आरक्षण नीति में जो सबसे बड़ी चुनौती है कि यहां पर निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। मतलब जो लोग आरक्षण से लाभान्वित हो जा रहे हैं, जिनकी सामाजिक शैक्षिक स्थिति बेहतर हो जा रही है, उनको आप बाहर कीजिए, और जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है आरक्षण, जिनका लाभ नहीं पहुंच रहा, जिनकी स्थिति खराब है, उनको आरक्षण वहां पर मिलना चाहिए था। लेकिन यहां पर निकासी नहीं है, समावेशी जो है यहां पर प्रकृति है। मतलब आरक्षण में अलग अलग लोगों को लाया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है, और ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे आरक्षण में सब के सब वहां पर आ जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं एक और बड़ी समस्या को लेकर आता है, और वह है सरकार की जवाबदेहिता। सरकार की जवाबदेहिता इससे बड़ी कमजोर होती है। सरकार की जवाबदेहिता कैसे कमजोर होती है? सरकार की जवाबदेहिता इस रूप में कमजोर होती है कि सरकारें जो हैं वह आरक्षण का रेवड़ी देकर नागरिकों से मूल मुद्दों से विचलन करा देते हैं। नागरिक जो है खुश हो जाते हैं कि हमको आरक्षण मिलना, जैसे ईडब्ल्यूएस मिल गया, बहुत से लोग आरक्षण के समर्थक हो गए, उनको लगा कि चलो हमको भी आरक्षण मिल गया है, सबको आरक्षण मिल गया। असल में भ्रम की स्थिति यह है समाज में कि हमने आरक्षण को सब कुछ मान लिया है, और इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों बड़े संवेदनशील और भावुक हो गए। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि सरकारी नौकरियां कितनी ही बची, सरकारी नौकरियां जितनी बची हैं उसमें कितना लाभ किस वर्ग को हो जाएगा आरक्षण से। आरक्षण सामाजिक न्याय का एकमात्र साधन है या एक साधन है? यह एकमात्र साधन होना चाहिए या एक साधन होना चाहिए? यह होना चाहिए एक साधन।
हमने इसको एकमात्र साधन, हमको लगता है आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई खत्म करने या बनाने तो अब तो पूरा का पूरा समाज बिखर जाएगा। तो हमको लगता है कि आरक्षण ही सब कुछ है, यह ऐसा जादू की झड़ी है जो यहां सब कुछ सुधार कर देगी। यह ऐसा नहीं है। सरकार इससे बच जाती है शिक्षा के स्तर पर सवाल करने से। सरकारों से शिक्षा कैसी है यह सवाल खत्म हो जाता है। आरक्षण दे दिया और लोग चुप हो गए। उद्यमशीलता की संस्कृति कैसे बढ़ पाएगी, कैसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ पाएगी, कैसे रोजगार के अवसर सृजित हो पाएंगे जिससे नागरिकों को आरक्षण की जरूरत ही न पड़े। हमारी व्यवस्था यह होनी चाहिए कि आरक्षण की नीड लोगों को क्यों है, आरक्षण की नीड ही ना हो, इतनी उनकी क्षमताओं का विकास आप वहां पर कर दीजिए। और अब आजादी के 75 सालों के बाद कम से कम सरकार सक्षम तो है, इकोनॉमी हमारी बहुत अच्छी खासी स्थिति में है, अब तो हम ये काम कर सकते हैं। तो लेकिन जो राजनेता है वो आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को भरमा के वहां पर रखते हैं और लोगों की भावनाएं भी वो आरक्षण से इसी रूप में जुड़ी। अभी जातिगत जनगणना की मांग चल रही है। अब मुद्दा ये है कि उसमें मांग क्या चल रही है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब 52% आबादी है तो 52% आरक्षण चाहिए, 10% आबादी है 10% आरक्षण चाहिए। अब ये कितना बड़ा खतरा लेकर आने वाले समय में आएगा। अगर यही मानक है तो हम अपने समुदाय की आबादी बढ़ाएंगे, हर समुदाय अपनी अपनी आबादी बढ़ाए जिससे 50 साल बाद उसको ज्यादा आरक्षण मिल जाए, उसको ज्यादा आरक्षण मिल जाए। ये अगर यह भाव रहेगा कि आरक्षण ही सब कुछ है तो देश का विकास वहां पर नहीं हो पाएगा। आरक्षण एक जरिया है, एक साधन है, जरूरी है, वह कुछ वर्गों के लिए, समूहों के लिए, लेकिन आरक्षण सामाजिक न्याय का एक साधन है और बहुत से तरीके हैं सामाजिक न्याय करने के। सरकार को उन पर सोचना होगा, तब जाकर आरक्षण की जो संवेदनशीलता है वो अपने आप कम हो जाएगी। अगर हमारी पूरी निर्भरता ही सरकारी नौकरियों पर रहेगी तो आरक्षण का मुद्दा तो बहुत ही वहां पर आम रहेगा। लेकिन अगर हमारी निर्भरता घट जाए और हमें अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाए, हमारी उद्यमशीलता अच्छी हो जाए, हमें बेहतर रोजगार के अवसर मिल जाए, तो आरक्षण का मुद्दा इतना जटिल, इतना संवेदनशील नहीं होगा जितना जज्बाती हम आरक्षण को लेकर हो जाते हैं। तो होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि आरक्षण को नए तरीके से डिफाइन किया जाए। नए तरीके से डिफाइन करने का मतलब क्या है? यहां पर पिछड़ेपन को सही तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। बैकवर्डनेस, हमारा संविधान क्या कहता है कि आरक्षण किसको मिलेगा? पिछड़े वर्ग को मिलेगा। ये पिछड़ा वर्ग क्या है? आज की 2023 की परिस्थितियों में इसकी परिभाषा नए सिरे से होनी चाहिए। अभी तक हमने मोटा मोटी जाति को बड़ा आधार बनाया था, हालांकि केवल जाति आधार नहीं रहा है आरक्षण का, लेकिन जाति प्रमुख आधार आरक्षण का रहा है। लेकिन आज पिछड़ेपन के और भी कारण, और जो कारण है उनको देखना होगा। जैसे जो लोग गांव में रहते हैं वो शहरों से बहुत ज्यादा पिछड़े, जो लोग यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनकी स्थितियां भी अलग अलग है। गांव में रहने वाली एक विधवा महिला और शहर में रहने वाली एक अनुसूचित जाति महिला, किसकी स्थिति ज्यादा बेहतर होगी? तो वहां पर गांव में रहने वाली विधवा महिला के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वहां पर अगर सामाजिक बंधन बहुत मजबूत होंगे तो वह सही तरीके से अपना जीवन जी ही नहीं पाएगी, उसके पास विकल्प ही नहीं रहेगा। तो ये जो पिछड़ेपन की परिभाषा है इसको थोड़ा सा सही तरीके से रिडिफाइन करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज यहां पर सतर्क होते हुए, बहुत से लोग तुरंत यहां पर बोलेंगे कि हम अभी पूछ दें कि आरक्षण किस आधार पर होना चाहिए, तो तुरंत हमारा जवाब है, जो लोग आरक्षण से लाभान्वित अभी तक नहीं रहे हैं उनका कहना है आर्थिक आधार पर, कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बालाजी मैसूर केस में भी और इंदिरा साहनीवाद में भी न्यायालय ने कहा कि आर्थिक आधार आरक्षण का आधार नहीं होना चाहिए। अगर न्यायालय ने कहा, बहुत सोच समझ कर कहा। क्यों? क्योंकि अमीरी और गरीबी तो हमेशा बनी रहेगी, कुछ लोग गरीब रहेंगे, कुछ लोग अमीर रहेंगे। ये जो है, जो समाज का पैमाना है, ये तो हमेशा बना रहेगा। तो क्या हम आरक्षण को अस्थायी चीज बनाना चाहते हैं? और आरक्षण कोई बैसाखी है कि जिसके सहारे जिसको जो भी आए वहां पर जो है, जो गरीब है वो आरक्षण से, गरीबी की वजह अलग अलग होती है। गरीबी की वजह व्यक्ति खुद भी हो सकता है, लेकिन जो आज तक दिया जा रहा था जिनको आरक्षण, उनका कारण आरक्षण देने का सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन था, जिसमें उनकी भूमिका नहीं थी, सामाजिक और शैक्षिक परिस्थितियों की भूमिका थी जिसकी वजह से वो पीछे थे। हम उस व्यवस्था को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आर्थिक व्यवस्था में जो अमीरी गरीबी है उसके लिए सरकार को तो उद्यमशीलता पे बात करनी चाहिए, रोजगार के अवसरों पर बात करनी चाहिए। वो आरक्षण के जरिए उस समस्या का समाधान नहीं होगा, उस समस्या का समाधान दूसरा है। आर्थिक जो पिछड़ापन है वो एक आधार जरूर हो सकता है, एकमात्र आधार आरक्षण का नहीं हो सकता है, यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हो सकता है।
तो हमें एक तो पिछड़े वर्ग की परिभाषा को रीडिफाइन करने की जरूरत है। दूसरा, हमको यह देखने की जरूरत है कि यहां पर आरक्षण व्यवस्था में जिन लोगों को लाभ मिल चुका है या तो उनकी निकासी की जाए या उपवर्गीकरण किया जाए। अभी जस्टिस रोहिणी समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया है, मतलब दे दिया है सरकार को। उसमें ओबीसी कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन की बात की गई है, यानी अभी ओबीसी में 27% आरक्षण वहां पर दिया जाता है। इनमें हमने जैसा बताया कि कुछ जातियों की स्थिति अन्य जातियों की तुलना में, जो ओबीसी जातियां, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। और अभी भी बड़ी संख्या में ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में, जो सामाजिक शैक्षिक रूप में अत्यधिक पिछड़ी हैं। तो अति पिछड़ा, महापिछड़ा और सामान्य पिछड़ा, हम इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके हमने इस 27% को 3 भागों में बांट दिया। 12% इनको आरक्षण दे दिया, 10% इसको आरक्षण दे दिया, 5% इसको दे दिया। यानी आरक्षण जो है उन लोगों तक पहुंच जाए जो अभी आरक्षण नहीं पा रहे थे, जिनकी स्थिति बेहद खराब थी, वहां तक अगर आरक्षण पहुंच जाए तो एक तो या तो निकासी की जाए और या सब कैटेगराइजेशन किया जाए, तार्किकीकरण किया जाए आरक्षण का, कि वह उन लोगों तक पहुंच सके जिन तक अभी नहीं पहुंच रहा था। तीसरा क्या करने की जरूरत है, अनुसूचित जातियों के लिए क्रीमी लेयर अब आ जाना चाहिए। अभी तक तो नहीं जरूरी था, लेकिन अब बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों में केवल कुछ परिवार हैं जो संपन्न परिवार हैं। एक बार कोई सफल हो गया, अब उसी के बच्चे बार बार सफल हो रहे हैं। और बड़े स्तर पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों में इतनी बड़ी संख्या है कि जो अभी भी वही पुरानी स्थिति, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन अत्यधिक है। तो यह केवल कुछ परिवारों तक सिमट कर रह गया है। हमें वहां भी क्रीमी लेयर लाना चाहिए, इसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। इनके साथ साथ हमें यह समझना होगा कि आरक्षण नीति एकमात्र जरिया नहीं है सामाजिक न्याय का। हमें आरक्षण के साथ साथ यहां पर जो है वह अन्य सामाजिक न्याय के विकल्पों पर विचार करना होगा। सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, उद्यमशीलता के लिए, बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश के लिए काम करना होगा। तब कहीं जाकर आरक्षण का जो मुद्दा इतना संवेदनशील बना है वह सामान्य हो पाएगा और हम वाकई सभी वर्गों का सही तरीके से विकास कर पाएंगे।